नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मोदी जी जब कल चिनाब पुल से तिरंगा लहराते हुए देश भर के सामने वीडियो शूट करवा रहे थे, तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि मोदी जी के पास चुनाव जीतने लायक 11 साल में किया हुआ कुछ भी नहीं। मोदी जी की के हाथ खाली हैं, मोदी जी का झोला खाली है, काम से खाली है, बाकी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन मोदी जी फिर भी चुनाव जीत जाते हैं और ये बात बड़े गर्व से मोदी जी खुद कहते हैं, उनके कथित चाणक्य कहते हैं और अंधभक्त कहते हैं। कई बार हमारी वीडियोज के नीचे भी कमेंट्स आते हैं कि आएगा तो मोदी। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से? ये कॉन्फिडेंस जहां से आता है, राहुल गांधी वहां पहुंच गए और वहां से 5 सबूत निकाल कर ये 5 सबूत बिहार चुनाव से पहले मोदी के रंगे हाथों पकड़े जाने की घटना का ही एक उदाहरण है। बिहार चुनाव से पहले अगर सीधे लाइन में कहें, सीधा कहें, तो राहुल ने मोदी को रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि राहुल गांधी ने लगातार इस विषय पर लगातार बातें की हैं, लगातार कुछ ना कुछ आंकड़े, तथ्य, सबूत रखे हैं, लेकिन उनको कंपाइल किया और कंपाइल करके देश भर में छपवा दिया। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि मोदी के खिलाफ सबूत देश भर में छपे कैसे। कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में है कि वो मोदी के खिलाफ सबूत छपवा पाए। तो क्या दिल्ली का सपना देखने वाला कोई शख्स है इसके पीछे, भाजपा में ही, जो मोदी के खिलाफ सबूत छपवाने में मददगार बना है? अब 2 हिस्से हैं, एक मददगार वाला, वो आखिर में आएंगे, लेकिन पहले जरूरी है कि मोदी जी पकड़े कैसे गए हैं और 5 सबूत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाव को लाएंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। स्वागत है भाव। कई बार हम बताते हैं तो कई दर्शकों का, मैंने जो सुधी दर्शक है उनका कमेंट था कि आप जो बताते हो उसको साइड में दिखा भी दिया करो। तो आज हम दिखा करके एक एक सबूत पढ़ेंगे और एक एक पर चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले जरा लाइए अखबार जो छपा है देश भर में, वो छपा हुआ दिखाइए। चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। ये अखबार है दैनिक जागरण और दैनिक जागरण में ये जो पूरा का पूरा लेख है, ये राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने चोरी का पूरा खेल समझाया है, चुनावी चोरी का। अंग्रेजी में भी छपा है, हिंदी अंग्रेजी, हम साउथ इंडियन, साउथ के अखबारों को, लोकल लैंग्वेज को नहीं देखे, हो सकता है वहां भी छपा हो। अंग्रेजी वाला भी दिखा दीजिए, अंग्रेजी में देखिए। मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, राहुल गांधी। अब हटा दीजिए, अब हम आते हैं एक एक हिस्से पर। पहला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल ने तमाम हिस्सों पर कई बार चर्चा की है, लेकिन ये पहला वाला पार्ट मुझे इसलिए मैं ला रहा कि इसमें नयापन लगा है और ये सबसे गंभीर है, सबसे गंभीर। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम यहां जीते तो वहां क्यों नहीं जीत गए, वहां भी हमको जीतना चाहिए था। इसीलिए पहला पॉइंट हम लेके आए हैं। जरा लाइए स्क्रीन पर, ये पहले पॉइंट को लेके आइए। सबसे पहले लाइए, स्क्रॉल में लाइए, दिखाइए। लोगों को थोड़ा सा हो सकता है धुंधला हो, लेकिन कोशिश कीजिए देखने। महाराष्ट्र में पहले देखिए इसका जो आप एक सारांश एक शब्द में, एक लाइन में समझें तो चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोट। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं। गौर से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, 1 लाख बूथ, पर अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। अब यह तथ्य जो आपको हाजमा नहीं, आपको हजम होगा, उसको लिखिएगा, अभी भाव बताएंगे फिर। 1 लाख बूथ में सिर्फ 12,000 बूथों पर नए मतदाता जोड़े। ये बूथ उन 85 विधानसभाओं के थे जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब था। मतलब हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। यदि हर एक वोट को डालने में 1 मिनट भी लगा तो मतदान प्रक्रिया 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। सवाल है कि ये अतिरिक्त वोट आखिर डाले कैसे गए?
स्पष्ट है कि इन 85 सीटों में से ज्यादातर पर राजग यानी एनडीए ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया, लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ उन्हीं 12,000 बूथों तक सीमित रहा। 1 लाख में सिर्फ 12,000 बूथ पे ट्रेंड रहा, बाकी 88,000 बूथों पर नहीं। यदि यह मामला गंभीर नहीं होता तो इसे अच्छा चुटकुला कहकर हंसा जा सकता था। बिल्कुल सही बात, ये चुटकुला है लेकिन गंभीर है ना। कामठी विधानसभा देखिए, एग्जाम्पल भी देखिए, कामठी विधानसभा धांधली को की अच्छी केस स्टडी है। केस स्टडी भी राहुल ने बताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहाँ 1,36,000 वोट मिले थे कामठी विधानसभा, जबकि भाजपा को 1,19,000 वोट मिले। 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को फिर लगभग उतने ही वोट मिले, 1,34,000, मतलब 1,36,000 से 1,34,000 वोट, कोई फर्क नहीं आया, वही उतने मत मिला, 2,000 मत छोड़ मिले। लेकिन भाजपा के वोट अचानक बढ़कर 1,19,000 से 1,75,000 हो गए, 1,19,000 से 1,75,000 हो गए, यानी 56,000 वोट भाजपा के बढ़ गए 5 महीने में। यह बढ़त उन 35,000 नए वोटरों के कारण मिली जिन्हें दोनों चुनावों के बीच कामठी में जोड़ा गया। रोक दीजिए, इसी कामठी विधानसभा में नए वोटर जो कहा ना कि सिलेक्टेड 12,000, यहाँ 35,000, इस एक विधानसभा में 35,000 वोट। ये कोई व्यक्ति अगर वाकई वो लोकतंत्र समझता होगा, चुनाव समझता होगा, तो वो 3 दिन माथा कपार पकड़ के बैठा रहेगा अपना। जोड़ा गया। लगता है जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला और जो नए मतदाता जुड़े, उनमें से सब चुंबकीय ढंग से भाजपा की ओर खींचते चले गए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वोट आकर्षित करने वाला चुंबक कमल जैसा था। ऐसे ही तरीकों से भाजपा ने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन 149 सीटों पर लड़ा, उनमें से 132 जीत ली, यानी 89% स्ट्राइक रेट रहा। यह किसी भी चुनाव में उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन था, जबकि सिर्फ 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्ट्राइक रेट मात्र 32% था। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसलिए आज हम हूबहू एक शब्द की कोई राहुल ने जो बताया वही हमको आप तक लाना है। विश्लेषण का हिस्सा भाऊ के पास। भाऊ, ये पहले पॉइंट पर ये गजब का है, कामठी का केस स्टडी, और ये 1 लाख बूथ में 12,000 बूथों का खेल। देखो आशीष, इसी हाँ तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कामठी में चंद्रशेखर बावनकुळे ये पार्टी के अध्यक्ष थे, वो चुनाव जीत रहे, वो चुनाव लड़े थे, उनको तो जितवाना ही था। यदि अध्यक्ष ही हार जाए तो कैसा होगा। बावनकुळे का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने कहा ना, एक समय में वो एक पावर प्लांट है महाराष्ट्र के पास, मतलब नागपुर के पास, वहां से लेके नागपुर तक वो टेम्पो चलाते थे। मतलब वो 3 चाकी का टेम्पो जो होता है बड़ा, वो चलाते थे। फिर उन्होंने वहां यूनियन बनाई, और फिर आदरणीय नितिन गडकरी जी ने, लगा उनको कि ये यूनियन का आदमी है तो उसको पार्टी में लिया जाएगा, ये गडकरी जी ने लिया। और उसके बाद फिर रेत का जो काम हुआ, रेत माफिया से जुड़े रहे, भयानक भ्रष्टाचार कि आप समझ सकते हो कि जो कल तक टेम्पो यूनियन का अध्यक्ष था, आज उसका बेटा ऑडी की गाड़ी से लोगों को उड़ाता है। वो मसला भी हो गया था, लेकिन फिर क्या करें, अध्यक्ष का बेटा है तो सब रफा दफा हो गया मामला। उसके बाद अब रेवेन्यू मंत्री बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बावनकुळे क्या क्या कर रहे होंगे। तो ये बावनकुळे का कोई ऐसा गुडविल नहीं था। बावनकुळे हार जाते, उनको पिछले विधानसभा में चुनाव तक सीट तक, टिकट तक नहीं दिया था। उसके बाद विधान परिषद में लाए गए थे वो कई, फिर उसके बाद वो विधानसभा में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, सॉरी विधान परिषद में नहीं लाए, उनको एकदम अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद फिर वो दूसरे कैंप में चले गए। वो आजकल नितिन गडकरी के कार्यक्रमों में जाते भी नहीं, वो उनके साथ ये खासियत है, पार्टी के अध्यक्ष है। तो यदि ये इनको जितवाना था तो इस जगह पे आपको ये खेल करना ही था। ऐसे कई मैं प्रस्तावित नाम बता सकता हूँ कि एक यशोमती ठाकुर है, वो पार्टी प्रेसिडेंट की उम्मीदवार, मतलब काबल उम्मीदवार है,
पूरे अमरावती जिले में पूरा उसका डंका बजता है और अमरावती जिले में पूरा कांग्रेस को जिंदा रखना 24 घंटे प्रदर्शन करके रास्ते पे उतर कर, इसका नाम यशोमती ठाकुर है। वो चुनाव हार गई, अनएक्सपेक्टेड था। वहां पे भी यही खेल हुआ। ऐसे कई सीट्स है जहां चुनाव हारे हैं, हरवाया गया। तो उन्होंने क्या किया, प्रस्तापित जो लोग थे, खासकर कभी किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी का जो कद्दावर नाम है, जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, वो चुनाव हार जाएंगे अहमदनगर से, वो कभी किसी ने नहीं सुना था। तो जो लोग चुनाव हारे वो अनएक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं कि ये चुनाव भाई ये टच एंड गो वाला मामला था और जीत गए, नहीं। दूसरी बात है, जो लोकसभा में अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई, वो बीजेपी 130 पे कैसी आती है, इतने इतने में क्या हो गया। लोग कहते हैं कि लाडली बहना, लाडली बहना। तो लाडली बहना यदि हो जाती तो फिर बाकी जगह पे ये वोट बढ़ाने का काम करने की जरूरत नहीं थी। यही मामला, वोट कैसे बढ़ाए जाते हैं, कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं वोट। अब लोगों को लगेगा कि 35,000 वोट नए कैसे जुड़े, तो ये कैसे जुड़ते हैं, ये ममता बनर्जी ने पकड़वा दिया था। जुड़ते ऐसे है कि आपके पास एक डाटा है, वो डाटा है 30 से 35 लाख वोटर्स का, ठीक है। वो 35 लाख वोटर जो है वो अलग अलग राज्यों के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, हरियाणा के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ये वोटर हर चुनावी राज्य में जाते हैं। उदाहरण के तौर पे बंगाल में अभी मतदाता सूची बनने का काम शुरू हो गया। तो हरियाणा की एक महिला का वही कॉमन नंबर है बंगाल के एक वोटर का। तब उन्होंने कहा था चुनाव आयोग ने कि कॉमन नंबर हो सकता है, वो गलती हो सकती है, लेकिन एड्रेस अलग होता है, माता पिता अलग होते हैं, तो फिर वोटर हो नहीं सकता। हुआ क्या, वो हरियाणा की जो महिला वोटर है उसको पता भी नहीं बेचारी को, उसी पिता के नाम से, उसी सारे क्रेडेंशियल से वो बंगाल में वोटर बनती है, सिर्फ पता बदलता है। अब वो बंगाल की वोटर हो गई। अब उसको पता भी नहीं वो बंगाल में वोटर है, लेकिन उसका बंगाल में वोट है। तो ऐसे 40 लाख फर्जी वोट वहां डलते हैं। आई बात समझ में? क्या और क्लियर करूं? अशोक वानखड़े दिल्ली में वोटर है, उदाहरण के तौर पे। मेरा एक यूनिक नंबर है, मेरा एक एड्रेस है, मेरे पिता का नाम है, सब कुछ है। अब उसी यूनिक नंबर का एक एड्रेस बिहार में, आशीष चित्रांश, ठीक है। अब आशीष चित्रांश भी हो गया। अब मेरा यूनिक नंबर वो है, इसलिए मैं बिहार में एंट्री कर सकता हूं। हो गई एंट्री मेरी यूनिक नंबर से। अब बिहार में उसी बूथ पर जहां चित्रांश है, उसी बूथ पर एक दूसरे एड्रेस से अशोक वानखड़े, पिता महादेव शिवाजी वानखड़े, सारे क्रेडेंशियल्स वही हैं, सिर्फ पता बदला है। मुझे पता भी नहीं, लेकिन मेरा वोट कोई डाल के चला गया। हाँ, वो डाला बीजेपी ने। ऐसे ऐसे 35 लाख वोटर का ब्लॉक हर चुनावी राज्य में घूमता है, जहां जहां इनको चुनाव जीतना होता है। और ये नया सिस्टम शुरू हो गया। मुझे लगता है ये खासकर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो जीत हासिल हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र अहम क्यों था आशीष? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद तो ये लग रहा था कि किसी हालत में चुनाव नहीं जीतते। अब महाराष्ट्र में चुनाव जीतना इसलिए जरूरी था, सवाल रेवेन्यू का नहीं है। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र बहुत पैसे वाला राज्य है, वो तो इनके पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, वो चाहे किसी भी राज्य में कोई भी उद्योगपति के गले में हाथ डाल सकते हैं। हाँ, वो बात बैल नहीं। से बात है अडानी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट कहीं है तो महाराष्ट्र में। एयरपोर्ट, न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट, और धारावी, और कई काम है महाराष्ट्र में। मैं बता रहा हूं, आप बिहार का सबसे बड़ा घोटाला उठा दीजिए और महाराष्ट्र के 2 बड़े प्लॉट उठा लीजिए, पैसा बराबर। मुंबई के 2 बड़े प्लॉट उठा लीजिए, पैसा बराबर। अभी एक खबर मैंने पढ़ी, पता नहीं कितनी सच्चाई उसमें, जितेंद्र ने अपने कुछ 2 प्लॉट बेचे 800 करोड़ रुपए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि जितेंद्र, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार ऐसे लोग थे, इन्होंने पैसा कमाया तो इन्वेस्ट किया। और जितेंद्र क्योंकि पंक्चुअल बहुत थे अपने काम में, तो दक्षिण भारत की सारी फिल्मों में वही काम कर रहे थे।
जितने दक्षिण के प्रोड्यूसर थे जिन्होंने हिंदी फिल्में बनाई, 90% में आपको जितेंद्र मिलेंगे, क्योंकि वो लोग पंक्चुअल है, उनको सुबह शिफ्ट शुरू तो सुबह शिफ्ट शुरू, शाम को बंद तो बंद, वो जरा कैलकुलेटिव रहते हैं। और हीरोइन ओरिएंटेड पिक्चर भी हो तो जितेंद्र को कोई काम करने कोई मतलब नहीं, वो तो अपना जाके काम करते थे, और दक्षिण में पेमेंट बहुत अच्छा मिलता था। तो इन लोगों ने सारा पेमेंट इन्वेस्ट किया उस समय जमीनों में और उस समय उसमें। आज तो करोड़ों में मिलता है, आज जमीन 800 करोड़ के जो प्लॉट लिए, मैं यकीनन कह सकता हूं कि जितेंद्र ने जब खरीदे होंगे तो कुछ हजार में खरीदे होंगे। वो तब की बात बता रहा हूं, जब हम आज से 40 साल पहले की बात। तो एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं। तो बंबई बहुत जरूरी है साथ में रहना, इसलिए महाराष्ट्र पे कब्जा चाहिए था। और इनको पता पड़ गया लोकसभा चुनाव में कि इन्होंने जो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार यदि मैं कहूं तो इन्होंने करीब करीब 80 सीटों पे खेल किया था मशीनों का, उसमें से 60 सीटें इन्होंने जीती थी। इनको लग रहा था 300 सीटें हमारे पास ऑलरेडी 305 है पिछली लोकसभा की, वो तो हम रिपीट करेंगे ही, 60 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हम 370 तक पहुंच जाएंगे। 80 का खेल किया था, उसमें 70 मिलने का था, 60-65 भी मिल जाती तो उनके हिसाब से उसमें तो 60 मिल गई। लेकिन जनता ने इनको 300 से 180 पे लाया और वो 240 पे अटक गए। यदि लोकसभा में ये 150 सीटों पे खेल करते तो ये अपने बलबूते पे सरकार बनाती इनको सब। तो ये रिस्क इन्होंने महाराष्ट्र में ली नहीं, इसलिए महाराष्ट्र में इन्होंने 100 से ज्यादा सीटों पे खेल किया, 1/3 पे खेल करो, ताकि 100 सीटें अपने पास आ जाई और बाकी जो टूटफूट 20-25 भी मिल गई तो हम सरकार बना देंगे। तो इसके बाद हम भी, इसके बाद ये नहीं कि राहुल गांधी ने पूरा महाराष्ट्र का एक मॉडल दिया उन्होंने, उसके आगे एंड में हम वो भी बता देंगे कि इस मॉडल के बाद भी खेल हो सकते थे, हाँ, वहां गलतियां कहां हुई। जैसा इन्होंने एक सीट के उदाहरण दिए, तो वैसे हम सीट के कुछ उदाहरण देके बता देंगे कि खेल कहां हुए फिर महाराष्ट्र में। लेकिन ये बड़ा गजब है, मतलब एक सीट पर एक विधानसभा पे 35,000 मतदाता पड़ जाए। मैंने वही तो, अच्छा पूरे नागपुर, मैं क्या बोल रहा हूं, नागपुर लोकसभा में कितने बढ़े ये भी देखो। यदि कामठी में 35 बने तो नागपुर विधानसभा में यदि 8 सीटें हैं तो पूरे नागपुर में हर विधानसभा में 30, 40, 15, 16, 17 बढ़ने चाहिए। सिर्फ कामठी में ही बढ़ते हैं क्योंकि बावनकुळे चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष को चुनाव जीतने के लाना ही था। आज एक करेक्शन करना होगा, अगला पॉइंट पे आते हैं, करेक्शन हम लोग को करना होगा। हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि मोदी जी लाइन मिटाते हैं दूसरों की, नहीं, अपनी लाइन बड़ी भी करते हैं। देखिए वोट में नहीं, कांग्रेस का वोट नहीं कम हुआ, कितने आश्चर्य की बात है, कांग्रेस को उतने वोट मिला लेकिन कांग्रेस हारती गई क्योंकि लाइन बड़ी खींच दी थी। दूसरी बात है, कुछ लोग ये कहेंगे कि वहां कोई विद्रोही खड़ा हो गया होगा, कोई वोट कटाऊ खड़ा हो गया होगा। तो मैं आपको बताता हूं आशीष, क्योंकि आज अपन कामठी का ही उदाहरण दिया राहुल गांधी, तो मैं कामठी का बताता हूँ। बावनकुळे को मिले 1,74,979। भोयर जो कांग्रेस का था उसको मिले 1,34,033। ठीक है। अब वह एक मेश्राम है बीएसपी के, उनको 4,000। मन के एक है विदर्भ वाले, उनको 2,779। नोटा को मिले 1,168। एक इंडिपेंडेंट थे जादव ने 882। एक सहारे इंडिपेंडेंट 877। एक अंसारी इंडिपेंडेंट 622। एक हैदरी इंडिपेंडेंट 504। एक आरपीआई आठवले गट का एक आदमी खड़ा था, उसको 400, वानखड़े ही है वो 483। कई बार वानखड़े क्यों चुनाव लड़ते मुझे समझ में नहीं आता। अंसारी थे इंडिपेंडेंट 267। मिलिंद बंसोड़े ये भी किसी लोकल पार्टी के थे 254। एक नावेद लड़े इंडिपेंडेंट 226। एक नखाते लड़े 219। वादी भस्मे 196। गौड़ 170। अंसारी 163। डोंगरे 159। सहारे 134 और शेख 61। अब मुझे बताओ इन सब की टोटल भी की तो 5,000 नहीं बनते, 8-9 हजार कुल, 5,000 भी नहीं बनते, क्योंकि इसमें 4 और 2 6,000 है। 8,000, 6,000, 7,000, 8,000 बनते, 8,000। ठीक है, 8,000 भी नहीं बनते तो 8,000 से फर्क भी नहीं पड़ता।
नहीं नहीं, ये कोई नैरेटिव देखिए, भक्तों के नैरेटिव या भक्तों के तर्क, उन नहीं नहीं तर्कों को तो भाई, ईश्वर लोगों भी ने उनके कहा आगे है, सरेंडर कर। भक्त को डाटा पता नहीं होता तो भक्त नीचे कमेंट में लाख डाल देते, अरे कांग्रेस में गद्दारी हुई और वो ले गया 40,000 वोट। लिखने में क्या जाता है, जबान ही तो खर्चा है। तो हमने वो भी दिखा दिया, जितने लोग लड़े सबका डाटा दिखा दिया। अब इसमें कोई है ही नहीं भैया जो वोट कटाऊ होगा, ये शुद्ध रूप सेकंड से। पॉइंट, हाँ, सेकंड पॉइंट पे आ सेकंड जाओ। सेकंड पॉइंट फटाफट, अब क्योंकि पॉइंट्स बहुत है, पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था, लाइए सेकंड पॉइंट लाइए फटाफट कंट्रोल रूम, लाइए दूसरा पॉइंट। फर्जी वोटरों के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। फर्जी वोटर, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8.98 करोड़ थी। इसका मतलब 8,98,00,000 थी, सीधे समझिए। 5 साल बाद मई 24 में लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़ के 9,29,00,000 हो गई, यानी 31 लाख बढ़ी, 31 लाख बढ़ी। 5 साल में 31 लाख बढ़ी। इसके बाद 5 महीने बाद नवंबर 24 में बढ़ के विधानसभा चुनाव तक 9,70,00,000 हो गई, यानी 41 लाख बढ़ गई। 5 साल में 31 लाख बढ़ी, 5 साल में, फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं भैया सुनिए, 5 साल में 31 लाख बढ़ी और 5 महीने में 41 लाख बढ़ी। भाई साहब किया क्या 5 महीने में महाराष्ट्र मैं वालों ने? वही वही और आशीष, मैं बता रहा हूँ आपको हाँ, कि ये जो 31 लाख है 5 साल में, वो नेचुरल ग्रोथ है। एक नीचे वाला पॉइंट 5 साल। पढ़ लीजिए, नीचे की लाइन, नीचे की लाइन। हाँ हाँ, नहीं नौ नहीं। करोड़ अ, सत्तर लाख अ, पहुंच गई और हाँ, महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन है, उसकी संख्या 9,54,00,000 है और वो नौ मैंने करोड़ क्या कहा सत्तर आपको, मैं तुम्हें क्या कहा आपको, हम्म, कि जो मैंने पहले पॉइंट में एक्चुअली एक्सप्लेनेशन किया था कि कैसा 30 से 40 लाख वोट इधर उधर भागते हैं, वो बल्क में जाते हैं। वो बिहार चुनाव में भी जाएंगे, वो बंगाल चुनाव में जाना शुरू हो गए हैं। बंगाल में अभी मतदाता सूची, बिहार में पहुंच गए होंगे पहले। इन्हें मतदाता सूची बहुत बढ़ानी देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ मतदाता सूची में एकदम लोग बढ़ गए, वह स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। एक उनको विंग देखना पड़ेगा। देखिए, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आपको, आप ये नहीं कह सकते कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो उनको एक्सपोज भी करना होगा। देखो, ममता बनर्जी ने काम किया ना इस पे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को नाको चने चबा दी। चुनाव आयोग को मानना पड़ा गलतियां हो रही हैं, चुनाव आयोग को मानना पड़ा आधार कार्ड का यूज करना पड़ेगा, जो 2021 में जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अमेंड किया गया था और आधार कार्ड जोड़ने की बात हो गई थी, तो 21 से 24 तक क्यों नहीं जोड़ा? मैंने जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम निकल गया था, तो फिर मैंने जोड़ने गया और मैं बता दूं कि मेरे को मिल गया है कार्ड, अब मैं वोटर हो गया हूँ वापस दिल्ली का। तो जब वोटर कार्ड मैंने गया तो सब वहां पे, क्योंकि लोग चेहरे से जानते हैं तो लोग बहुत सारी बातें हो गए थे, चाय वाय पिलाई उन लोगों ने। तब मैंने आधार कार्ड का बताया, उन्होंने बताया देखो साहब अब ये मेरे पास आ गए ये नाम, अब ये आदमी नेपाल का है, क्या करूं, लेकिन अब यहाँ पे वोटर बनाना पड़ेगा उसको। बारे सारे सारे फॉर्म में जो चाहिए वो सब दे रहा है, करे क्या? इसके बाद से बता दीजिए, देखो ये सामने खड़ा है, बात बात करो इससे, नेपाली। और ये आके बोले इंडिया में कितने दिन हो गए, लेकिन बताओ सर्टिफिकेट ले आया हुआ पूरा नाम, क्या करे, कागजात बनाते बोले लोग। तो तब मैंने बोला ये आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ते? तो उन्होंने कहा सर आधार कार्ड से जोड़ेंगे तो फर्जी मतदान कैसा होगा। एक सिंसियर आदमी बैठा था बेचारा, रिटायरमेंट के टाइम पे, बोला अशोक जी आधार कार्ड पे जोड़ेंगे तो फिर फर्जी मतदान कैसा होगा। तो इन्हें फर्जी मतदान, तो ये 40 लाख का ब्लॉक जो बढ़ता है, वो कभी कभी आदमी कैलकुलेशन करना भूल जाता है कि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है। आप इतने मतदाता मत जोड़ो कि वो पूरा महाराष्ट्र एडल्ट हो जाएगा। लेकिन इतना बारीकी से देखता कौन है? ये चुनाव के पहले देखा होता तो शायद नतीजे ना होते। प्रॉब्लम ये है कांग्रेस की भी, सांप जाने के बाद लाठी पीटते हैं। हरियाणा में बुरी तरह से पार्टी हारने के बाद अब होता है, पहले क्यों नहीं होता? भाई हरियाणा में अभी राहुल गांधी गए, खूब खूब लोगों को सुनाया, संगठन ये करो, साथ में मिलकर लड़ो। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ये देखा कि 13 साल से वहां अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, संगठन नहीं है? तो चुनाव के पहले आपने उस संगठन पे क्यों नहीं जोर दिया? आज इस पे करते। लेकिन चलो ठीक है, लाठी सांप जाने के बाद पीटो, लेकिन पता तो पड़े कि सांप चला गया। जनता को ये पता पड़ना चाहिए कि यहां सांप था, यही सही। तो अब समय आ गया है कि यदि उनको डर है बिहार का, तो बिहार की हर ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी की उन्हें वो मतदाता सूची में कितने लोग बढ़े,
5 साल में कितने बढ़े, अभी अभी कितने बढ़े, लोकसभा तक कितने बढ़े, लोकसभा के बाद कैसे बढ़े, कौन कौन लोग। यदि ये आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि कांग्रेस आरजेडी के मिलके अच्छा यदि वर्कर है उनका, तो मुझे लगता है कि गांव गांव भी ये हो सकता है कि हमारे गांव में भैया 8,000 लोग जुड़े हैं, जरा बता दो कौन से पते हैं। तो ये फर्जीवाड़ा पकड़ने में मैं तुम्हें लगता हूँ 1 सप्ताह लग जाए, हाँ 1 सप्ताह। लेकिन फिर होना चाहिए, करना चाहिए। ममता ने किया, ममता ने एजेंसियों के नाम बताई, कौन सा एजेंसी वहां डाटा ऑपरेटिंग कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिस्टिक चाहिए। देखो 40 लाख फर्जी वोट, एक तो अलग अलग स्टेट से उठाना, 40 लाख का एक ब्लॉक बनाना और वोट ट्रांसफर करना, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसफर करना जहां आपको हरवाना है आगे वाले को, ठीक है, जहां बीजेपी को जीतना है, और उस 40 लाख को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके लोकल पते एडजस्ट करना, आईपी नंबर एक जनरेट करना, ये तमाम बातें जो है, इसको एक लॉजिस्टिक पीछे बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड चाहिए, जो बीजेपी के पास बहुत बढ़िया तरीके से वो हैंडल करते हैं। उनके पास पूरी व्यवस्था है भाऊ, उनके पास क्योंकि कर क्या ये रहे हैं, और कुछ जितना कर नहीं हम रहे इजीली हैं। बोल रहे हैं, आपको और मेरे को 2 मिनट लगते बोलने में कि 40 लाख 3 राज्यों से उठा के इधर लगा दिए, ये इधर लगा दिए में जो एक्सरसाइज है वो हरकिलियन टास्क है। वो ये टास्क में लगे रहते हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतना होता है, वो चुनाव के बिल्कुल। नए नए रास्ते ढूंढते हैं, नए नए रास्ते। पहले मशीनें भाऊ बदलती थी, अब मशीनें के साथ लोग जाने लगे, तो फिर वो चुनाव वोटिंग खत्म होने के बाद आखिरी 1 घंटे में इतना वोट बढ़ता है कि आप सोच ही नहीं सकते हो क्या हो गया ये। तो वो खेल शुरू हो गए। एवरेज 600 वोट एवरेज बूथ पर हाँ मतदान खत्म होने के बाद 10, 12, 15, 20 वोट पड़ते हैं। एक बूथ पर एक बूथ पर एवरेज मतदान, कुल मतदान एवरेज जो होता है वो 800, 900 के आसपास होता है। 600 गुजरात पड़ जा गुजरात रहा में है। आशीष, गुजरात में आशीष कांग्रेस ने तो डाटा दिया था कि इस बूथ पे इतने मशीनें हैं, उस मशीनों पे 2 घंटे में जितना वोटिंग हुआ उतना वोटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं जब तक आप फर्जी वोटिंग ना करो। अब लोग खुद सोचेंगे फर्जी वोटिंग कैसा, जब आप वोट करने जाते हैं तो पहले आप जाते हैं तो आपका नाम ढूंढा जाता है अंदर, फिर आपकी सिग्नेचर होती है, फिर आपके उंगली में लिंक लगती है, फिर आप वहां बूथ पे जाते हो, फिर वो आदमी वहां से बटन दबाता है, फिर आपको कुक का आवाज आता है और फिर आप बटन दबाते हो, फिर आप वीवीपैट की तरफ देखते हो। ये इट टेक्स एटलीस्ट 1 मिनट, एटलीस्ट 1 to 1.5 मिनट, बहुत जल्दी भी किया तो। लाइन लगी रही तो बात ही अलग है, लेकिन 1 मिनट में यदि 4 वोट डलते हैं मशीन पे, तो फिर ये होता है कि अंदर अधिकारी बैठे, एक ने टू किया, दूसरे ने फट करके कमल दबा, टू फट 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 फट, बस वो क्योंकि ना इंक लगानी है, ना सिग्नेचर करनी है, ना कुछ करना है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, 3 पॉइंट बचे हैं, धड़ाधड़ 2 पॉइंट के बाद भाव के पास चलेंगे। लाइए फटाफट तीसरा पॉइंट लाइए, तीसरा पॉइंट लाइए फटाफट। ये तीसरा सबूत है, पॉइंट नहीं है, सबूत है। मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, इसमें हालांकि बहुत नयापन नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में आया है। ज्यादातर वोटरों और ऑब्जर्वर के लिए बाकी जगह की तरह महाराष्ट्र में मतदान बिल्कुल सामान्य था। लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर मतदान किया और घर चले गए। जो शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच चुके थे, उन्हें मतदान करने की अनुमति थी। किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ या लंबी कतारों की खबर नहीं आई। पर चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय रहा। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। शाम 5 बजे तक मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अगली सुबह जो आंकड़ा आया वो 66.05% रहा, यानी 7.83% की भारी बढ़ोतरी हुई, जो करीब 76 लाख वोटों के बराबर है। वोट प्रतिशत में ऐसी बढ़ोतरी महाराष्ट्र के पहले किसी भी विधानसभा चुनाव से कहीं ज्यादा थी। इससे समझा जा सकता है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में प्रोविजनल और अंतिम मतदान प्रतिशत के बीच 0.5% का अंतर था। सोचिए, वहां 8% का अंतर, 0.5, फिर 14, सब चुनाव देख लीजिए, 9 में 0.5% था,
14 में 1.08% का अंतर था, 2019 में फिर 0.64% का अंतर था, 0.64, 1%, 0.5%, और ये 2024 में 8% का अंतर हो गया। लेकिन क्या करेंगे, सन्नाटा है देश में। अगला पॉइंट भी, चौथा भी ले आइए, चौथा भी ले आइए, तब चलते हैं दो, इसलिए क्योंकि तीसरा चौथा जुड़ेगा जो मैं बोलने जा रहा था। सबूत छिपाने की कोशिश सब करेंगे, नंगा नाच, लेकिन उसके बाद सबूत। चुनाव आयोग ने विपक्ष से हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर। उसने 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग सीधे खारिज कर दी। इससे भी गंभीर बात यह रही कि विधानसभा चुनाव के एक माह बाद जब हाईकोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने के निर्देश दिए, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। इसके जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित कर दी गई। ये बदलाव और इसका समय दोनों ही बहुत कुछ कहते हैं। हाल में एक जैसे यानी डुप्लीकेट इपिक नंबर सामने आने के बाद फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। हालांकि असली तस्वीर तो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। आखिरी लाइन पे ही अब सवाल है, वाकई इससे गंभीर है, क्योंकि आप जो 9 भाव आपने 9, 14 और 19 में देखा, प्रोविजनल में और रियल में, मतलब कितना बढ़ा, और आशीष 24 में देखा। इसी तारतम्य में शायद राहुल गांधी एक बात बोलना भूल गए, लिखना भूल गए, उनको वो भी लिखना चाहिए था कि ये जो वोट बढ़ते हैं एंड में, उसका जो एक डायरी होती है मैंडेटरी, जो उस बूथ के इंचार्ज को रखनी होती है, उस बूथ पर उसके बहुत सारा डेटा लिखा रहता है। उसमें ये भी एंट्री रहती है कि 5 बजे के बाद कितने वोटर लिस्ट लाइन में थे, उनको पर्चियां दी जाती है। पर्ची देने का सिस्टम उल्टा होता है, जो आखिरी वोटर होता है लाइन में उसको 1 नंबर दिया जाता है, और जो मशीन के पास खड़ा है उसको आखिरी नंबर मिलता है, ताकि इसमें बीच में कोई घुसे नहीं। ये बहुत सारी लॉजिस्टिक चुनाव आयोग ने की थी, पूरा पूर्व चुनाव आयोग की बनाई हुई ये सिस्टम। अब इन्होंने सिर्फ बोला था कि महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद कितने टोकन बटे, हाँ, इसका ब्यौरा हमको दे। चुनाव आयोग ने कहा हमारे पास वो ब्यौरा नहीं है, जबकि वो डायरी कंपलसरी है, मैंडेटरी है, हर एक को मेंटेन करना। आप चुनाव आयोग की जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, और हर बूथ, हर चुनाव जहाँ पे होता है, जो चुनाव का बूथ है, वहां ये डायरी मैंडेटरी उनने अटेंड की और ये डायरी चुनाव आयोग के पास सबमिट की। लेकिन चुनाव आयोग यदि वो देता तो चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता, इसलिए चुनाव आयोग सबूत छुपा रहा है, चुनाव आयोग देता नहीं। ये तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट का निर्देश के बाद इन्होंने अमेंडमेंट ही कर दिया। ये आजकल क्या करते हैं, कोई चीज नहीं देनी होती तो कानून बदलते हैं। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड भला हो कि उसमें कम से कम, ये आखिर तक इन्होंने कहा था, बैंक ने भी कहा था कि हम दे नहीं पाएंगे, बहुत कंपाइल करना पड़ता है। ये जब डंडा हुआ तो रातों रात, मतलब चुनाव, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने उनको टाइम दिया था 2 दिन का, और ये 12 घंटे के अंदर ही इन्होंने लोड करना शुरू कर दिया कि इतना इसके नाम पे इतने बढ़ गए। और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नाम का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में आया कि सत्ता पक्ष कैसा पैसा वसूलता है। वो भी एक पॉइंट जोड़ना था राहुल गांधी को कि भाई चुनाव, मतलब ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट लाकर इन्होंने सबका पैसा ब्लॉक किया और सिर्फ अपने अकेले लूटते रहे। सत्ता का उपयोग, दुरुपयोग करके कैसा इन्होंने हाथ घुमा के, मतलब जिसको बोलते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, जिसको या हम फिरौती वसूल करने जैसी बातें कंस्ट्रक्शन कंपनियों से। उसने मेगा इंजीनियरिंग अभी हुई जिसका टेंडर मिला 3,000 करोड़ ज्यादा का पैसा देके, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो टेंडर रद्द करवाया और अभी एल&टी को शायद मिल जाए तो अच्छा हो, 3,000 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के बच जाएगा। ऐसा कई फर्जीवाड़ा ये लोग करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबूत छुपाना जो लिखा है उन्होंने, यकीनन इसमें ये दूसरा पॉइंट भी है सबूत छुपाने वाला, जहां उन्होंने वो डायरी के आंकड़े डिस्क्लोज करने से मना कर। और सबसे बड़ी बात है, सबूत छिपाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, किसी भी हद तक जाना हो, कानून बदलना हो, नहीं, उनके थेथराई पास करनी हो, सारे क्वेरी का, उन्होंने बोला अदालत ना कि आक्रामक, या तो छुपी साधते या आक्रामक बोलते हैं, या फिर शायराना अंदाज में कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों, बीत न जाए रहना।
या रहना का मतलब है सरकार को मदद करना। 4 पॉइंट ये जो दिखे आपको 4 सबूत, इन चारों सबूतों की जननी वहां हम ले चलते हैं। इसीलिए हमने पहले पॉइंट को, राहुल ने जिसे पहला पॉइंट किया था, हम उसको आखिरी में ला रहे हैं। इससे आप सब वाकिफ हैं, लेकिन फाइनल कमेंट इसी पर लेंगे भाऊ का जो है। लाइए जरा 5वां पॉइंट, यही जननी है अंपायर तय करने वाली समिति में हेराफेरी। पहले चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 से के बहुमत से चुने जाएंगे और चयन समिति के तीसरे सदस्य अर्थात नेता विपक्ष के वोट को अप्रभावित किया जा सके। यानी जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वही अंपायर भी तय कर रहे हैं। सबसे पहले तो चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का फैसला गले नहीं उतरता। आखिर चयन समिति से एक निष्पक्ष निर्णायक को हटाकर कोई अपनी पसंद का सदस्य क्यों लाना चाहेगा? जैसे ही आप यह सवाल खुद से पूछेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। असली मामला अंपायर का पहले, सबसे पहले पूरे मैच में बेईमानी करने के लिए अंपायर ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय ने एक आपको संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को लगा था कि यह ट्रांसपेरेंसी नहीं अपॉइंटमेंट में, क्योंकि चुनाव आयोग के जो आयुक्तों की नियुक्ति है उसमें बहुत गड़बड़ झाला है, वो वन साइडेड था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया था और सुझाव ये था कि इसमें लोकसभा का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता और सत्ता पक्ष का नेता यानी प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों का पैनल होगा, तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आती है। और यदि ये ट्रांसपेरेंसी आती है तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों का एक सामंजस्य इसमें लाने का प्रयास सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कोई आदमी अपना एजेंडा पुश नहीं कर सकता, ना विपक्ष ना सत्ता पक्ष। और ये बात कोई नई बात नहीं थी। इसके पहले जब आदरणीय आडवाणी जी विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने सरकार को एक पत्र लिख के एक नई व्यवस्था दी थी ट्रांसपेरेंसी की। वो व्यवस्था तो और भी अच्छी थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता पक्ष की तरफ से नेता हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, लोकसभा में विपक्ष का नेता हो और राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता हो और राज्यसभा से सत्ता पक्ष का भी नेता हो। 4 हो गए और इनके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो। तो ये 5 लोग लेके अच्छा मंथन करके एक प्रामाणिक और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ऐसे इंसान को चुना जाएगा जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ चलाएगा। लेकिन जब आडवाणी जी ठिकाने पे लगाए गए तो आडवाणी जी के विचार कौन सुनता है आजकल? तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देने के बाद इन्होंने तुरंत कानून में बदलाव करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को साइड को हटाया और स्वयं प्राइम मिनिस्टर बन गए और साथ में एक मंत्री अपना जोड़ दिया और विपक्ष का नेता जोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा? विपक्ष का नेता चिल्लाता रहेगा, 2 वर्सेस 1 में डिसीजन हो जाएगा और जो सरकार को चाहिए वही होगा। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं होगी। राजीव कुमार इसी का प्रोडक्ट है, इसी का प्रोडक्ट है। अब सर्वोच्च न्यायालय को जो ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल है। यदि आपको तब ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रही थी तो आपको अब ट्रांसपेरेंसी लगती है क्या? सवाल अब तो खूब लगती है, लेकिन एक सवाल छूट गया। वो सवाल के बगैर ये हम फाइनल कमेंट कहे थे, लेकिन अब एक तो लेना पड़ेगा, चाहे 1 ही मिनट में। राहुल गांधी के 5 सबूतों वाला ये लेख और अखबार, आप नाम पढ़ करके आपने ही कहा कि इस अखबार में छपा, जब सुबह सुबह आपने एक खबर भेजी इस अखबार में, वो देख के चौंक गए। हैरत तो ये हुई, इंडियन एक्सप्रेस में छपता कोई बात नहीं थी, चलो हिंदू में छपता कोई बात नहीं थी, दैनिक जागरण में छपा। मैं वही, ये मुझे कैसे हुआ? ताज्जुब ये है मेरा तो पहले, देखिए राहुल गांधी ने जो पॉइंट उठाए कोई नए पॉइंट नहीं। राहुल गांधी इन तमाम पॉइंट्स पे कई साल, मतलब 1 साल से महाराष्ट्र के नतीजे आने से लगातार बात कर रहे हैं। इन 5 पॉइंट पे हमने लगातार शोज किए हैं कि आंकड़ों के साथ, इससे ज्यादा बृहद आंकड़े हमने दिए। ये सारी चुनाव के नतीजों के बाद लगातार इसका विश्लेषण होता रहा। ये तो बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सबसे पहला माथा ठनका कि जागरण बेसिकली मेरे विचार से, मुझे कम से कम जागरण ये मुखपत्र लगता है बीजेपी का।
हम्म, और जागरण में यदि राहुल गांधी को इतनी बड़ी जगह मिली, अमर उजाला मिलती तो समझ में आता, कभी कभी अमर उजाला थोड़ा फ्लिप फ्लॉप करता है, थोड़ा कांग्रेस की तरफ से बोलता है बेचारा, लेकिन ये तो बिल्कुल आउटराइट बीजेपी का समर्थन करने वाली पार्टी है। उनके मालिक बीजेपी के कोटे में सांसद, राज्यसभा सांसद रहे हैं। और ऐसे में फिर मेरा, और क्योंकि आप विश्लेषण करते हैं तो आप जब एक कोई चीज आपके सामने आती है, गुत्थी आती है, तो उसको सुलझने का प्रयास करते हैं, नहीं तो फिर दिमाग बड़ा अजीब सा अनकंफर्टेबल रहता है कि यार ऐसा कैसा हो गया। उसका एक अर्थ मैंने ये भी निकाला, मैंने सुबह से मैंने काफी लोगों से बात भी की। केंद्र सरकार तमाम गोदी मीडिया को अपने साथ इसलिए रखा है, गन पॉइंट पे रखा है। हम्म, बहुत सारे डर के मोदी जय जयकार करा रहे हैं, डर डर हाँ, के ताली ठाली बजा रहे हैं। लेकिन इन सभी गोदी चैनलों का यदि सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखें आप, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक सोर्स है। जागरण को भी उत्तर प्रदेश से दबा के विज्ञापन और पैसा मिलता है। जागरण का सबसे बड़ा फुटप्रिंट उत्तर प्रदेश है। हाँ, बाकी जगह प्रेजेंस है, दिल्ली में भी प्रेजेंस है, बिहार में भी होगी, झारखंड में भी होगी, उत्तराखंड में भी होगी, वो प्रेजेंस है। लेकिन मेजर प्रेजेंस जो आपका फुटप्रिंट होता है, जैसा लोकमत महाराष्ट्र में हम्म, या भास्कर हम्म, मध्य प्रदेश है, तो वो राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, लेकिन उसका बेसिक जो होल्ड है वो मध्य प्रदेश है। हर अखबार का है, हिंदू दक्षिण का है, डेक्कन क्रॉनिकल कर्नाटक का है, महाराष्ट्र टाइम्स और ये सब महाराष्ट्र में है। आपके झारखंड में हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान एक जमाने में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो ऐसे प्रभात खबर एक अखबार है जो तो हम्म, बिहार में अपनी ताकत रखता है। तो ऐसे में क्या ये आर्टिकल को जो जगह मिली, इसमें बीजेपी की अंदरूनी भी खींचतान जो है, दिल्ली पे अगला कौन। हम्म, और आपको तो पता है योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल कपड़े सिलवा के बैठे, मतलब कपड़े क्या, नए कपड़े भी लेके बैठे, कपड़े क्या सिलवाना है, उनको तो वही पहनना है जो भगवा पहनते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू सिलवा के बैठे हैं कि पता नहीं कब सीका टूटेगा और अपने भाग्य में क्या मिलेगा। तो क्या, क्योंकि ये जो हमला है ये दिल्ली पे हमला है, ये जो हमला है इससे मोदी सरकार अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो मोदी सरकार अनकंफर्टेबल होने से बीजेपी में किसको फायदा है? हो सकता है संघ को फायदा हो, लेकिन संघ ऐसा स्रोत यूज नहीं कर सकता, संघ के पास कुछ है ही नहीं ऑबलाइज करने के लिए। लेकिन ऑबलाइज करने के लिए यूपी सरकार को बहुत है। एक एक चैनल है जो अंग्रेजी और हिंदी में चलता है बहुत, द नेशन वांट्स टू नो, उनको बहुत बड़ी जमीन मिली है, बहुत बड़ी जमीन। मतलब इतनी जमीन का चैनल क्या करेगा मुझे समझ में नहीं आता। 200 हाँ, चैनल खोलेगा, 150 चैनल खोलेगा उस जमीन पर, लेकिन जमीन अलॉट हुई है उनको बिल्कुल ऑर्डिनरी प्राइस पे, वो बेचेंगे जमीन बाद में। ये बहुत सारे खेल है जो उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। तो एक मेरी आशंका है कि राहुल गांधी को जागरण में जगह मिलना कोई लखनऊ से तो इंडिकेशन नहीं है, एक ये व्यवस्था बिल्कुल, है। ये, दूसरी अंत में मैं कह रहा हूं महाराष्ट्र को लेके एक, मैं बस उसी से मुझे एक 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल, महाराष्ट्र में 100 सीटें ऐसी है जहां खेल हुआ है। महाराष्ट्र के अखबार लोकमत ने सीट वाइज डाटा दिया था, बहुत बड़ा डाटा था, बृहद। जब चुनाव संपन्न हुए थे, नतीजे आए थे, तब हमने उसको विश्लेषण किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। यदि 100 सीटें चली जाती है तो 188 सीटें आपके पास बचती है। उस 188 सीटों में पूरा एनडीए का कुनबा 42 सीटों पे क्यों सिमटा? सवाल ये, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना खेल किया, इसमें कोई दो मत नहीं। राहुल गांधी के इन तमाम आंकड़ों को बिल्कुल हम झुकाते नहीं, यही हम इसी के भरोसे हम लड़ते रहे, इन्हीं आंकड़ों के भरोसे। लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जो जीतने वाली थी, लेकिन वो बेची गई, क्योंकि एनडीए के कुनबे को, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो और शरद पवार की पार्टी हो, सबको लग रहा था कि हम सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसके चलते उन्होंने वो जो 100 सीटों पे अरेंजमेंट हो रहा था उसको तो निगलेक्ट किया, और कम से कम 50-60 सीटें सभी ने मिलकर बेच दी।
हम्म, हम्म, उसमें सेना भी है, हाँ हाँ हाँ। उसमें कांग्रेस भी है, और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, शरद पवार वाली। और जब मेरी इन लोगों से बात हुई तो मैंने इनको बाकायदा सीट बताई हम्म, और कीमत बताई। इस सीट पे इतने करोड़ रुपए में बीजेपी का ही आदमी टिकट खरीद के लाया, हम्म, या जो भी एनडीए गठबंधन का आदमी लड़ रहा था, उसने आगे वाले से टिकट खरीदा, ये 20 करोड़ रुपए दो और इसको टिकट दे, जिसको मैं कहता हूं, हाँ। और उसका डिपॉजिट जब्त हो गया। डमी डमी डमी, पैसे डमी। में डमी। तो ये जो डमी खड़े किए गए, ये डमी खड़े कर गए, तो क्या राहुल गांधी कभी इस पे भी विचार करेंगे? नहीं, यदि ये बेचे नहीं जाते तो आज ये कुनबा 100-125 पे होता, 110-115 पे होता, और एक सशक्त विपक्ष आज वहां होता। दूसरी बात, जो 130 पे बीजेपी इतरा रही है वो नहीं हो पाती। तीसरी बात, जो बीजेपी के जो जो घटक दल है बिल्कुल नीचे मुंडी करके बेचारे काम कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सर हटाते तो महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार एक दूसरे पे अंकुश होता। हाँ। तीसरी बात, राज्यसभा के चुनाव में विपक्ष भी कुछ सीटें ला सकता था। ये सारा गड़बड़ इसलिए हुआ कि सीटें बेची गई, क्योंकि हम तो जीत ही रहे हैं तो कुछ सीटें बेच देते हैं। तो 50-60 सीटें इन्होंने बेची, टोटल मिला के 40-42 पे ये आए, जो 100-101-105, क्योंकि इतनी मरी हुई हालत में भी, क्योंकि जो सिंगल डिजिट पे पार्टी आए उसका क्या हाल होगा लोकसभा में, तू बता। बिल्कुल राउट हो गया था बीजेपी एकदम। जो 8-9 सीटें पाया लोकसभा में 48 में से, 130। वो एकदम 130 पे पहुंचा, तो सिर्फ मशीनों की वजह से, बाकी भी खेल हो गए। तो कांग्रेस को एक तरफ इधर लड़ना हो तो दूसरी तरफ इधर भी नहीं, तो कल चुनाव आयोग, बहुत अच्छा चुनाव आयोग आप लाओगे और सब पकड़ के लाओगे और सब चुनाव करवाओगे, पता पड़ा फिर भी हार गए क्योंकि आपके लोगों ने चिट्ठी सीटें बेटी। बिहार की बात करते हैं राहुल गांधी, बिहार में ही पिछले विधानसभा में तो ये मशीनों वशीनों का घोल नहीं था। पिछले विधानसभा में 8 सीटों पे बी फॉर्म देने के बाद किसने उम्मीदवार बदले, जिससे 20 सीटों का नुकसान हुआ और 10 सीटों की वजह से सरकार बनते बनते रह गई। वो 8 सीटें किसके कहने पे बदली, क्या राहुल गांधी आज भी पता कर पाए? नहीं। तो जो अंदर आपके बीजेपी के सेल बैठे हैं, जो इन टाइम पे 11th आवर पे खेल करके, मतलब बिहार में तो क्लियर कट था कि कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी सरकार बना रही है, सरकार ना 10 सीट बिल्कुल होती तो बना रही सरकार। थी, और उसके बाद रातों रात 8 सीटें बदल गई, और 8 सीटें वो वजूद वाली बदल गई जो जिनके वजह से और 10-12 सीटें खराब हुई। उसके बाद जो तेजस्वी आके भड़के हैं दिल्ली कि किसने बदली भाई ये सीट, वो बोलता है उसने बदली, वो बोलता है उसने बदली, वो बोलता है उसने बदली, और अभी तक नहीं पता पड़ा। क्योंकि वो 8 सीटें इसलिए बदली गई क्योंकि वहां बीजेपी को सत्ता में लाना था। और ये काम किसने किया? ये बीजेपी के पेरोल पे जो स्लीपर सेल काम कर रहे हैं कांग्रेस में, वो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि स्लीपर सेल को निकालना पड़ेगा, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक नतीजे ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही टिकट बदले जाएंगे और पुलवामा टाइप में रहस्यमय हो जाएगा, पता नहीं हाँ, चलेगा अंत तक। पता नहीं चलेगा। एक एक बहुत महत्वपूर्ण भाव ने जो ये छपा कैसे, जो ये एंगल पर आज रोशनी डाली है, ये अपने आप में एक अलग खबर है। इसमें भाव ने जब ये चर्चा की तो मेरे दिमाग में एक और बात आई है, एक और, तो 30 सेकंड में उसको बस बता दें कि दिल्ली की महत्वाकांक्षा के साथ साथ कहीं महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे या महाराष्ट्र का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में सर्वाइवल के लिए भी तो नहीं डरा रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली। दिल्ली का सपना तो हो सकता है लंबा खिंच जाए, लेकिन अगर ये स्ट्राइक रेट वहां है, आज 220, 25, 30 वाली सरकार खींच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो भाजपा भी रिस्क नहीं ले सकती कि अगर योगी उपद्रवी ही हो गए, क्योंकि योगी का है काम हम नहीं खेलेंगे, खेलने नहीं देंगे, बिगाड़ेंगे, तो बहुमत से चले जाएंगे। लेकिन अगर ये स्ट्राइक रेट रहा और 403 में 350, 340 सीट आई,
तो योगी आदित्यनाथ का नया कपड़ा जिस थान से कटा है, वो थान, वो दुकान और योगी सबको पहुंचा देंगे गोरखपुर ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन यकीनन यकीनन। तो योगी कहीं इस स्ट्राइक रेट से भी तो नहीं डरे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि 220-30 रहेगा तो हमारे हमसे थोड़ा सा ये सब रहेंगे। देखिए, योगी जी के लिए तभी फायदेमंद है जो वो बॉर्डर पे सरकार बनाए। हाँ, सरकार हम रहेंगे तभी सरकार, नहीं तो नहीं सरकार, नहीं तो 350 मुझे 350। मुझे मुझे बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत याद आ गए। हाँ, राजस्थान। भैरव सिंह जी हमेशा बॉर्डर पे ही रहते थे, कभी उनको प्रचंड बहुमत चाहिए ही नहीं था, चाहिए ही नहीं था। और 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 अक्सर एक जनता दल का कुनबा चुनाव लड़ता था वहां पे, पता नहीं वो जनता दल कहाँ से आता था, और वही 10-12 लोग चुनाव जीतते थे और आने के बाद कहते थे कि भैरव सिंह मुख्यमंत्री होंगे तो ही समर्थन करेंगे, और भैरव सिंह बाबा मुख्यमंत्री बनते थे। ये बहुत पुराना, मतलब जब जो बीजेपी, तब तो हम फील्ड रिपोर्टिंग करते थे आशीष, तो बड़ा मजा आता था तब। तो हर राजनीतिक दल में बहुत घमासान है क्योंकि सत्ता संघर्ष हर जगह। भैरव सिंह जी से ही लगता है कि राजस्थान में ये वाली जो सीख है वो आगे बढ़ी, तो और बाद में अशोक गहलोत ने उसको उठाया। हाँ, आज आज चर्चा बड़ी लंबी हो गई है दर्शकों से, इसलिए क्षमा मांग लेते हैं, माफी क्योंकि माफी मांग बहुत लेते हैं। सारे पॉइंट थे, और पॉइंट हमने तथ्यों पर ही बात की, इधर उधर कहीं नहीं, हम कोशिश की कि कहीं ना जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे भाव के साथ, विशेष कार्यक्रम होगा वो, नहीं तो मिड डे मुद्दा तो आपका ही है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।